Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and this particular lecture deal with the molecular basis of lytic and lysogenic cycle in bacteria. You know, first of all, I want to make you understand कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ. जैसे ही कोई बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया के पास दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं कि वो अपने आप को या तो लाइसोजेनिक फेज में रखे या तो लाइटिक फेज में रखे, और वाइस वर्सा. बैक्टीरियोफाज को मान लिया जाए रेप्लिकेट करने का मन कर रहा है तो लाइटिक साइकिल में चला जाएगा, और मन करेगा कि नहीं, आई वांट टू स्टे इन द बैक्टीरियल जीनोम, सो इट कैन गो इनटू द लाइसोजेनिक मोड. सो ये बैक्टीरियोफाज पे निर्भर करता है कि वो चाहता क्या है. ठीक है, एक बार जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा तो ये पूरा का पूरा जो दावेदारी है बैक्टीरियोफाज का, ये उसके जीनोम पे निर्भर करता है कि वो चाहता क्या है. इट्स वेरी अमेजिंग थिंग. सो stay tuned and you will really thanks me at the last of this lecture. I have really did a lot of work for making this lecture. So मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी बात की जानकारी मैं इसमें दूँ. So मतलब कि कैसे, और दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSR पॉइंट ऑफ व्यू. सो लाइटिक साइकिल कब जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल कब जाता है. दिस लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्जन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट स्टार्ट विद दिस लेक्चर. तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैम्डा फाज. एंड लैम्डा फाज की जो फैमिली है ये है सीफोविरिडे. ठीक है, और जो इसका होस्ट है वो इकोलाई है K12 स्ट्रिंग. जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके पास इकोसोहेड्रल हेड होता है जो कि 55 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और जो कि इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो 155 नैनोमीटर इन लेंथ होता है. और इट्स हैव आल्सो ए फाइब्रस टेल एंड. देखिए ये है हेड जो कि कितने का है, 55 नैनोमीटर इन लेंथ, and now this tail is 155 nanometer in length, and this is the called as the fibrous tail. And this tail is really very important for the bacteriophage. यहीं से वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है बैक्टीरिया के अंदर. दिस टेल फाइबर हेल्प association of bacteria and bacteriophage, and then bacteriophage able to introduce this own genetic material into the bacteria. So दो साइंटिस्ट ने इसको देखा, एक थे जोशुआ लिडरबर्ग, एक थे इथर लिडरबर्ग, और ये दोनों की जीवन काल है जो आप समझ सकते हैं, देयर लाइफ स्पैन. सो इन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन ए डोनर इकोलाई एंड रेसिपिएंट वन, एंड दे try to conjugate both of them. This is infected with bacteriophage. So after conjugation, recipient cell die. Why? Because जो donor था वो तो bacteriophage के infection से क्या था, resistant हो गया. Now the recipient one is not able to control and then die. अब इन्होंने क्या किया, डोनर को UV से ट्रीट कर दिया. So UV radiation leads to cell lysis and cell is again die. अब हम बात करते हैं जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लैम्डाफाज बैक्टीरियोफाज. सो दिस इज अ वायरस. सो डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल हैविंग 48.45 किलो बेस पेयर. ठीक है, इतना किलो बेस पेयर का इनका क्या होता है, जीनोम होता है. हैविंग ए कोहेसिव एंड ऑफ 12 न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड एज कॉस साइट. और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 3' OH और ये है 5' डायरेक्शन, और यहाँ पे 12 न्यूक्लियोटाइड है. एंड देन सेम दिस 12 न्यूक्लियोटाइड इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस. सो दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैन come together and can circularize, and this is your circular phage DNA molecule with genomic size of 48.45 kilo base pair.
इतना समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए आपको कुछ काम देते हैं, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, बस इन पे कुछ असाइनमेंट करना है, ठीक है? आपको बैठ के कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट असाइनमेंट करना है जो मैं आपको बोलूँ। सो क्रो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिक फेज इन बैक्टीरियोफेज। लाइटिक फेज अगर चलता है बैक्टीरिया के अंदर, तो लाइटिक फेज में क्या होता है, डायरेक्ट क्या करेगा, जीनोमिक डीएनए जो बैक्टीरिया का हुआ डिग्रेड करेगा और बैक्टीरियोफेज अपनी मशीनरी के अनुसार सारा कुछ बनवाएगा और इमीडिएटली वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। नाउ द सेकेंड फॉर्मेट इज CI प्रोटीन। इन दिस फॉर्मेट bacteriophage genome remain integrated into the bacterial genome. That is called as lysogenic phase. That CI protein contain 236 amino acid and CRO protein contains 66 amino acid having two domain. That one is the DNA binding domain and second one is the dimerization domain. आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बारे में 200 वर्ड्स में अपने नोटबुक पे लिखना है और कुछ नहीं करना है. This is your homework. So I have left that much place for you. So now, so affinity of CRO protein and the lambda repression. Lambda repression means what? This is CI. CI1 is called lambda repression, and lambda repression have maximum affinity with OR1 and then OR2 and somehow OR3. So affinity is decreasing. So maximum affinity of lambda repression is with OR operator region for the right or left. यहाँ पे जो देख रहे हैं L for left and right for right hand direction for the transcription process. Although I haven't discussed a lot about transcription, translation and gene regulation, but I'm damn sure you will understand because I will discuss very small thing in detail. So don't worry, just you have to understand the whole phenomena. Okay, so don't worry. So जरा आप समझो, DNA का दो स्ट्रैंड है. You have two DNA strand and these two are complementary in nature, not identical. So this strand, if you want to make protein from this strand, that is different, and from this strand the protein is different. So the upper strand give rise to CI protein and the lower strand give rise to a CRO protein. So this is very finely tuned in bacteriophage. A bacteriophage will decide whether you want CI protein, whether you want CRO protein. So on this basis bacteriophage will work upon. So let's go in detail about the whole ideology. So हम बात करते हैं, ठीक है? इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का. हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. You don't have any problem. I know in most of the case you people can rock on, you know. So don't worry about these things, okay? अभी आप कहोगे सर ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा हो, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा हो, तो रेगुलेशन कैसे हम समझ में आएगा? सो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके? सो जस्ट आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी को दिमाग में बैठा के रखना है कि डीएनए से एमआरएनए टू प्रोटीन कैन फंक्शन एंड रेगुलेट द जीन. सो ये आपको दिमाग में इतना रहेगा, यू कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग्स, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? आई एम देयर टू मेक यू understand all the idea behind this lytic and lysogenic phase and how this molecular basis can decide it. So first of all, this is a lambda phage genome. So there is N, that is the N protein, and this is TL1. T stand for terminator left 1 and this is TR1, that is terminator right 1. L and R is used for direction of transcription. So for this transcription takes place in this direction, left direction, that is the L, and for this direction is right and this will takes place in right. मैंने बोला ना, एक स्ट्रैंड जैसे कोई भी डीएनए सिंथेसिस होता है तो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है? ऊपर वाला स्ट्रैंड क्या दे रहा है? CI दे रहा है. नीचे वाला क्या दे रहा है? CRO. देख रहे हैं डायरेक्शन? अब समझ में आया नीचे वाला क्यों CRO दे रहा है? आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. Suppose I want to clear you once again. This is CRO. CRO means what? Direction is this, right, and in this left. So upper strand can give rise CI and lower strand can give rise CRO.
ठीक है, चलिए बात करते हैं, पहले डिलीट कर दें ताकि हमें सब क्लियर समझ में आए। सो फर्स्ट N protein mRNA is made by transcription, and this N protein translated, and N protein is into the system, into the bacterial system. This N protein is anti-terminator protein. Anti-terminator का मतलब क्या हुआ? जैसे anti-terminator की बात कर रहे हैं, this is anti-terminator, then this TL1 and TR1 is not functional. So इसके आगे का जो जीन है और इधर का जो जीन है कैन इजिली बी सिंथेसाइज। समझ में आ रही है बात? बिकॉज दिस इज एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, N इज ए एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, इट कैन ब्लॉक TL1 and TR1. So now terminator 1 left and right is not functional, so the gene sequence can be translated or transcribed. So this is the problem of anti-terminators. So this N protein is not able to function TL1 and TR1. So क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों कि TL1 और TR1 का काम खत्म। सो टर्मिनेशन होगा नहीं, तो उसके आगे वाला का जो जीन सीक्वेंस है जीनोम में है वो भी सिंथेसिस अब होगी, वो भी ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो 50% क्या हुआ? क्रॉस सिंथेसाइज हुआ। नाउ अब क्या होगा? इसके आगे का जीन जो होगा वो भी सिंथेसाइज होगा। चलिए तो आगे की कहानी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया एंटी टर्मिनेटर N था, तो वो क्या किया कि TL1 और TR1 को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। इसके ब्लॉकेज के कारण अब टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा। सिंपल सा स्टोरी है कि N की प्रोटीन बनी, ये एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है, तो जो TL1 है TR1 है, दोनों का फंक्शन खत्म, तो उसके आगे वाला जो जीन सीक्वेंस है अब वो भी ट्रांसक्राइब होगा। माइंड इट, दिस इज एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन एंड ड्यू टू दिस TL1 and TR1 is not able to function, so the upcoming and forthcoming sequence and the genome can transcribe and translate it and backward. So I think you can understand right now. So just we will go for this. I have already told you that CI is responsible for lysogenic and CRO is responsible for lytic cycle. So अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब क्या हो गया भैया? अब N पे नहीं रुकेगा, अब आगे जाएगा। Now this is TL2 terminator 2 and this is TR2। अब आगे तक जाएगा। अब TL1 का तो काम खत्म, अब हम TR2 तक जाएंगे। सो इन दिस DNA fragment, in this genomic fragment of bacteriophage have integrase, and this is XIS used for excision of DNA, and this is CI third, and this is your N protein. This N protein leads to blockage of TL1 and TR1। ठीक है, इसीलिए तो उसके आगे का भी जीन अब क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, इन दिस केस अब क्या होगा? अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक सिंथेसिस होगी। सॉरी, ये सिंथेसिस नहीं होगा, TR2 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंथेसिस होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा? TR2 तक सिंथेसिस होगी। TR2 के बाद एक Q प्रोटीन होता है जो कि मिडिल जीन को देता है, फिर लेट जीन को देता है। एक यहाँ अर्ली जीन है, एक यहाँ सारे अर्ली जीन है। ठीक है, और लेट जीन जब सिंथेसाइज होगा तो फिर वो लाइटिक फेज में चला ही जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। नाउ आपको यहाँ पे क्या समझना है? सो देखो भैया, अभी तक N प्रोटीन के मदद से ये दोनों फंक्शनल जो थे वो खत्म हो गए, और अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक की प्रोटीन सिंथेसिस होगी। नाउ इन दिस केस more number of CRO will synthesize, and more number of CRO protein and CI second will form, and this CI second form, after CI second formation O protein and peri protein is also will synthesize together, because now this stretch of fragment of DNA is transcribed and translated to make to converted into the protein. So CRO का काम क्या है? CRO क्या करता है? This is CRO, and CRO can bind to
OL and PL. You know, CRO have potential to stop PL and OL which stop left machinery. तो पूरा का पूरा जो लेफ्ट की मशीनरी है वो बंद, क्योंकि भैया ऑपरेटर बंद हो गया, प्रमोटर बंद हो गया, तो आगे का कहानी तो अपने आप गोल हो जाएगा. अंडरस्टैंड? इफ ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड, promoter is blocked, how can you synthesize the further back for the gene? So these all set of gene is blocked. So now in this case bacteriophage perform lytic cycle by the formation of Q gene. Q gene is a after Q protein can able to synthesize middle gene and late gene and finally lytic cycle will perform. So देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. सो एक्साइज क्या करता है? एक्साइज द डीएनए मॉलिक्यूल ऑन कॉस साइट. मैंने दिखाया था ना कि बैक्टीरियोफाज जो होता है उसके पास कॉस साइट होता है जिसमें 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. नो, कॉस साइट पर ही ब्रेक करता है एक्साइज. ठीक है? तो एक्साइज द डीएनए मॉलिक्यूल ऑन कॉस साइट. बहुत सारे कॉस साइट एक साथ है ना कैटेनेटेड फॉर्म में क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफाज के जीनोम सिंथेसाइज होते रहते हैं. समझ में आया? यानी पूरी की पूरी लेफ्ट की मशीनरी खत्म हो गई. क्रो प्रोटीन क्या किया? OL एंड PL मतलब ऑपरेटर लेफ्ट एंड प्रमोटर लेफ्ट पे बाइंड करने के कारण क्रो बाइंड ऑन OL एंड PL. ड्यू टू दिस होल द मशीनरी ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट मशीनरी इज ब्लॉक्ड एंड नॉट फंक्शनल. सो पूरा का पूरा उधर खत्म. इधर क्रो सिंथेसाइज हुआ and CRO leads to the production of Q protein. Q protein leads to the synthesis of middle gene and late gene and this leads to lytic cycle. CRO क्या करेगा भैया? lytic cycle में पहुंचा देगा आपके बैक्टीरिया को. बैक्टीरियोफाज में अगर CRO प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो CRO प्रोटीन हमेशा बताएगा कि अब हमें लाइटिक साइकिल फॉलो करनी है rather than लाइसोजेनिक मोड. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े. गिव ए थम्स अप. सो वन इज इंटीग्रेज. इंटीग्रेज क्या करता है? इंटीग्रेज इज जस्ट इज डूइंग इंटीग्रेशन एट द वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल जीनोम और मे बी रिमूव फ्रॉम द लाइसोजेनिक साइकिल. अगर इंटीग्रेज का दो काम है, या तो वो वायरल जीनोम को बैक्टीरियल जीनोम में डाल देगा या तो लाइसोजेनिक साइकिल से बैक्टीरियल जीनोम क्या होगा? बैक्टीरियल जीनोम को तोड़ देगा और जो वायरल जीनोम है वहां से निकल जाएगा. तो फिर अगेन वो लाइटिक साइकिल में चला जाएगा. अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डाई करना है, लाइटिक साइकिल में जाना ही होगा. अगर उसको ठहरना है तो चलो भैया होल्ड कर लो, लाइसोजेनिक साइकिल मेंटेन कर लो, लेकिन बाद में मरोगे तो लाइटिक साइकिल में ही आना पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिक फंडा. सो दिस इज द सेम थिंग. सो नाउ बहुत मजा आने वाला है. ठीक है? ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ एक नया प्लेयर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज द CI1 एंड इन CSIR दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CI1. CI1 इज कॉल्ड एज लैम्डा रिप्रेशन. सो इसमें ट्विस्ट क्या है? चीजें तो वही हैं बट कुछ चीजें बदल गई. वो चीजें क्या बदली वो देखिए. अब यहाँ पे एक है प्रमोटर PI जो बढ़ गया, ध्यान से देखिए, एंड दूसरा प्रमोटर यहाँ पे बढ़ गया जिसको कहते हैं PRE, सेकंड प्रमोटर. ठीक है? आपको बस यही से लैम्डा रिप्रेसर से ही क्वेश्चन पूछता है बेसिकली. तो आपको बेसिक टर्म पे जाना है, इनके पूरे होल आइडियोलॉजी पे नहीं जानना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है. जस्ट आई वांट टू मेक यू क्लियर, आई वांट टू जस्ट मेक ए क्लियर पिक्चर इन योर माइंड हाउ दिस वायरल जीनोम इज रेगुलेटेड इनटू द बैक्टीरियल जीनोम. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? CI प्रोटीन फॉर्म कर रहा है. यू नो यहाँ से क्या हुआ? CI प्रोटीन बना. CI protein is synthesized and this is called as lambda repressure. You know, after CI help the bacteriophage to remain stay in lysogenic cycle, that is the prophage form. लैम्डा CI प्रोटीन इज लैम्डा रिप्रेशर. ये लैम्डा रिप्रेशर है, कहता है कि चलो बैक्टीरियाफाज हम लाइसोजेनिक फेज में रहेंगे, अभी हम बैक्टीरिया को मारेंगे नहीं, अभी आराम से ही रहते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, यहीं रहना है. दे in this case bacteriophage want to stay inside the bacteria. They don't want to lyse that bacteria.
बिकॉज बैक्टीरियोफाज वांट टू यूटिलाइज होल मशीनरी। ये है फंडा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको। सो भाई साहब, Ci2 एलोन इज अनस्टेबल। Ci2 जो है, यहाँ पे देखो Ci2 है, ये है आपका Ci2 जो कि प्रमोटर PR के पास है। ये अकेले कुछ चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। अब ये अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो Ci2 इज एलोन अनस्टेबल बट बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट वेरी इजिली। Ci2 को बैक्टीरिया इजिली डाइजेस्ट कर लेगा, बट Ci2 फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद Ci3। यहाँ देखिए एक और हीरो छुपा हुआ है, Ci3, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कैन नॉट मैनेज बाई दैट बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया मैनेज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। भैया अकेला आता Ci2 तो मैनेज कर लेता बैक्टीरिया, ठीक है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है, आई विल हैंडल यू, बट sorry, and Ci2 make a complex with Ci3, this whole complex is not managed by bacteria. So my dear friend, that's a very important story for you. So XIS is used again for excision of DNA, viral DNA on cos site, and integrase is used for integration of viral genome into the bacterial genome, or it can remove bacterial genome or viral genome from removal of viral genome from bacterial genome. So this is the story behind. So जैसे CI प्रोटीन आया, CI is a repressor for whole the genome of bacteriophage. ये पूरा का पूरा स्टोरी खत्म, ना तो A बनेगा ना तो A बनेगा, पूरा कहानी खत्म, सारा मैकेनिज्म फॉल्ट कर गया, न इधर का न उधर का, हम आराम से रहेंगे। नाउ CI अगर बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया, सो इफ CI इज वेरी हाई देन इट कैन स्टॉप देयर ओन रेगुलेशन थ्रू फीडबैक इनहिबिशन। CI अपना भी क्या करता है, अपना जीन का भी रेगुलेशन को रोक देता है जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये स्टोरी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको पहले अब हम साफ कर लें ताकि हमको समझ में आ जाए। चलिए नाउ अब हमें देखना है, अब क्या हुआ कि यहां से CI थर्ड और यहां से CI सेकेंड, ये दोनों मिला और इस प्रमोटर पे बाइंड किया। अब क्या होगा, अब उस प्रमोटर पे बाइंड, अब क्या होगा चलिए देखते हैं। सो अब जैसे ही वो बाइंड किया तो स्टोरी चेंज करेगी। सॉरी, सो यहां पे पूरी स्टोरी अब क्या होगी, यहां पे जैसे ही बाइंड करेगा तो अब ये जो प्रमोटर है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके एक्टिवेशन के कारण इसके एक्टिवेशन के कारण इधर का एक बहुत ही बड़ा अल्टरेशन होगा। वो क्या होगा अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका CI1 बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो पर्टिकुलर पूरे कॉम्प्लेक्स है। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ फ्रैगमेंट को क्या किया है, बड़ा करके फॉर्मेट में देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिटवीन दिस CI1 टू TR1, ठीक है। TR1 के पहले ही तो क्रो है, ठीक है। अब क्या हुआ कि CI की बाइंडिंग एफिनिटी जो है, ऑपरेटर जो राइट है उसका पहला यूनिट से सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द थर्ड वन व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब क्या होता है, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसकी बाइंडिंग के कारण यहाँ पे CI बाइंडिंग की एफिनिटी यहाँ पे होती है, तो कोई बात नहीं, वो लाइसोजेनिक साइकिल में वो स्टे करके रहेगा CI प्रोटीन। नाउ रेक ए प्रोटीन comes into the picture. So now this Rec A protein degrades CI. Now this lambda repressor that CI is degraded. Rec A degrade CI. अब बताओ क्या हो, अब CI तो खत्म हो गया, then it's again turned into the lytic cycle because अब क्रो को कोई रोकने वाला नहीं है।
अगर ये CI फंक्शन था OR1 पे बाइंड किया हुआ था, इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी OR1 से मैक्सिमम थी, तो ये बाइंड किए हुए था। अब तो कहानी बदल गई। दैट CI इज डिग्रेडेड बाय REC-A प्रोटीन। REC-A का क्या काम होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूवी रेडिएशन में REC-A का काम आता है। अब जब DNA रिपेयर मैकेनिज्म पड़ेगा तो वहां पे REC-A का काम आपको पता चलेगा। सो नाउ CI इज डिग्रेडेड, नाउ क्रो इज फ्री। जैसे ही क्रो फ्री होगा, लाइसोजेनिक टर्न इनटू द लाइटिक फेज। सो नाउ lytic phase is start. So there is the story between, this is the bacteriophage, lambdaphage DNA, and this is E. coli genome. This is ATP, attachment P for bacteriophage and attachment B for bacteria, and they both have a homologous sequence. So this homologous sequence is matching. So due to matching of this sequence, bacteriophage can integrate into the bacterial genome. So this is called as lambdaprophage. So ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमको जो मेन मुद्दा था वो आपको बताना है। Rho is only a repressor, but CI is both repressor and activator. आपने देख लिया था, Rho एक रिप्रेशर है, बट CI दोनों है। CI क्या कर रहा है, सबको रिप्रेस कर रहा है, बट खुद को एक्टिवेट कर रहा है। एंड एक्टिवेटेड REC-A प्रोटीन likewise stimulate the autocatalytic cleavage of lambda repressor, that is CI, that converted into monomer form. So this monomer form leads to the whole story. So lambda know about DNA damage. So during DNA damage, REC-A bacterial enzyme which activate during SOS response. इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब हम DNA रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको और भी मजा आने वाला है, ठीक है। So REC-A also recognize CI1, so that REC-A start degrading CI1, which result in transcription of PR protein. So PR protein start transcribing, and this promoter of right is functional, so proprotein will again form. So due to formation of proprotein, again bacteria vilized due to the lytic phase of bacteriophage. So this is the whole story for this molecular basis of lambdaphage genome. So thank you so much for watching this lecture. Bye, take care, have a good day. Thank you so much.